प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे सीक्वेंस रूल के बारे में। आज हम बात करेंगे आपेक्षिक विन्यास। आपेक्षिक विन्यास के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसका एक नाम और है डी व एल नामकरण। इस विधि में स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से प्लस माइनस व माइनस माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड की निम्न संरचना दी गई, वे उनका नामकरण डी व एल किया। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए कौन सी स्ट्रक्चर दी गई। ये कार्बन हो गया, इसमें OH इधर है, CHO CH2 OH और H असमित कार्बन ही है। इसको कह दिया D प्लस माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। और दूसरी जो स्ट्रक्चर दी थी, असमित कार्बन है, ये CHO है, इधर H है और इधर OH है और ये CH2 OH। इसको कह दिया L ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसमें यह कहा गया कई संरचनाओं में असममित कार्बन परमाणु के चतुष्फलक के सिरे पर CO2 समूह तथा पीछे की ओर CH2 OH समूह है तथा HOH आगे की ओर इंगित है। डी विन्यास में, जैसे कि डी विन्यास है, डी विन्यास में OH दाईं ओर है जबकि H बाईं ओर है। इसी प्रकार एल विन्यास में OH बाईं ओर है जबकि H दाईं ओर है। चूंकि ऐसा त्रिविमीय चित्र कागज पर बनाना हमें संभव नहीं है, अतः सुविधा के लिए समतल चित्र सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? प्लेन डायग्राम फॉर्मूले के द्वारा। जो अभी हमने बनाया वो प्लेन डायग्राम है। अन्य सभी यौगिकों के विन्यास को D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड व L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइडों के विन्यास के आधार पर समझाया जा सकता है। दो समावेशी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित किया जा सके अथवा उससे प्राप्त किया जा सके, वह डी विन्यासयुक्त अथवा डी श्रेणी का सदस्य होगा। उसका ध्रुवण गुणक किसी भी दिशा में हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ प्लस लिखा है तो वो माइनस भी हो सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया HGO की प्रेजेंस में। ये OH, ये COH में कन्वर्ट हो गया, ये H, ये CH2OH, ये D ग्लिसरिक एसिड है। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड की प्रेजेंस में इसके साथ अभिक्रिया कराई तो ये OH, ये COH में कन्वर्ट हो गया, ये CH2Br में कन्वर्ट हो गया और ये H है। ये असमित कार्बन चल रहा है। इसका जब हम रिडक्शन कराते हैं तो ये H C COOH, ये CH3 में कन्वर्ट हो गया, ये OH में रह गया। D लैक्टिक एसिड। तो आपने देखा हमने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड
डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से शुरू किया और हमें डी लैक्टिक एसिड प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें खास बात क्या है, ये दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक है जबकि ये वार्मावर्त ध्रुवण गुणक है। इसी प्रकार डी और स्मॉल डी और कैपिटल डी तथा कैपिटल एल व स्मॉल एल में हमें अंतर पता होना चाहिए। किसी यौगिक के नाम से पहले कैपिटल डी, किसी यौगिक के नाम से पहले कैपिटल डी तथा अथवा कैपिटल एल अक्षर उस अणु की संरचना के बारे में जानकारी देते हैं, जबकि स्मॉल डी अथवा स्मॉल एल क्या देते हैं, घूर्णन को अक्सर उसके प्रकाशिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया ये बात। अब कोई भी अणु है जिसे हमें उसका विन्यास देखना है कि उसका विन्यास डी है या एल है, तो हमें असममित कार्बन परमाणु को देखना है। असममित कार्बन परमाणु में यदि OH दाईं ओर है तो वह डी और यदि OH बाईं ओर है तो वह एल। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, फिशर प्रोजेक्शन बना के देखते हैं सीधा। जैसे ये CH2OH है, ये OH है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये H है, ये OH है, ये OH है और ये H है और ये CHO है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले असममित कार्बन परमाणु को देखना है और हमेशा ही नीचे से देखा जाएगा। तो असममित कार्बन परमाणु है, इसके OH दाईं तरफ है तो D, और यदि इस प्रकार की कंडीशन हो कि यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, ये CH2OH है, ये OH है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये CHO है। सपोज करो इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाती है, तो हम इस कार्बन को देखते हैं तो ये कार्बन क्या है, असममित नहीं है, इसलिए इसको छोड़ने के बाद हम आगे वाले कार्बन को देखते हैं। तो इस कार्बन परमाणु में क्या है, OH बाईं ओर है, इसलिए इसका विन्यास L हो जाएगा। इसी प्रकार हम सभी परमाणुओं का विन्यास लिख पाएंगे। यदि असममित कार्बन परमाणु पर H या OH के स्थान पर, सेकंड नियम क्या कहता है, यदि असममित कार्बन परमाणु पर H अथवा OH के स्थान पर OH के स्थान पर OH के स्थान पर कोई अन्य समूह अथवा परमाणु उपस्थित हो तो हम यह देखते हैं कि हाइड्रोजन अथवा सबसे छोटे
समूह के सापेक्ष प्रमुख प्रतिस्थापी प्रमुख समूह अथवा प्रतिस्थापी किस तरफ है, हम ये देखते हैं कि छोटा समूह किस तरफ है। किस तरफ है, यदि दाईं तरफ है तो D तथा यदि बाईं तरफ है तो L। जैसे कि एमिनो एसिड के बारे में हम देखते हैं, ये H, ये NH2, ये COH, ये CH3, ये असममित कार्बन परमाणु, ये हाइड्रोजन और दूसरा ग्रुप। तो दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन से बड़ा है तो L विन्यास। इसी प्रकार अगर ये इधर है असममित कार्बन परमाणु पर तो D विन्यास। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CH3 से बड़ा समूह इधर है तो L विन्यास। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। ये सभी संरचनाएं आपको पता है त्रिविमीय में होती है, लेकिन द्विविमीय द्विविमीय कागज पर हम समतल चित्र के रूप में लिखते हैं। सिंपल सी बात है। तो ऐसा करने में हमें दुविधा हो सकती है विन्यास ज्ञात करने में। उदाहरण देखते हैं किस प्रकार दुविधा होती है। जैसे ये CH3 है, ये Cl है, ये C2H5 है और ये H है और ये कार्बन है, और हमें Dl विन्यास ज्ञात करना है। इसका D या L विन्यास बताइए। तो हमें निम्न नियमों का पालन करना होता है। उसमें पहला नियम क्या है, यदि आमने सामने के दोनों युग्म, यदि आमने सामने के दोनों युग्म समूह की स्थिति को अंतः परिवर्तित कर दिया जाए तो अणु के विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहला नियम यही है। जैसे कि यहाँ C2H5 था, यहाँ H था, यहाँ CH3 था और यहाँ Cl था, तो हम अंतर परिवर्तन करते हैं। हाइड्रोजन को यहाँ ले लिया और C2H5 को यहाँ ले लिया, तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, यहाँ कौन आ गया, CH3 आ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया और ये C2H5 आ गया। सिंपल सी बात भी है। या इसी का दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी के रेस्पेक्ट में। ये C2H5 है, ये CH3 है, ये H है, ये Cl है। इस पर हमने इस प्रकार चेंज किया।
सॉरी, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, इधर क्लोरीन आ गया, इधर C2H5 आ गया, इधर H आ गया और इधर CH3 आ गया। सेकंड नियम क्या कहता है, यदि किसी एकल बंध से अणु को 180 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो अणु का विन्यास अपरिवर्तित रहता है। यदि किसी एकल बंध से अणु को 180 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो अणु का विन्यास अपरिवर्तित रहता है। तो हम घुमा के भी देख लेते हैं, ये CH3 लिया, ये C2H5 लिया, ये Cl लिया और ये H लिया। 180 का मतलब ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये यहाँ C, तो C2H5 आ जाएगा, Cl आ जाएगा, H आ जाएगा और CH3 आ जाएगा। दोबारा कन्वर्जन एक और करा के देखते हैं, तो ये Cl आ जाएगा, ये C आ जाएगा, H, CH3 और C2H5। उपयुक्त दोनों पदों को ध्यान से देखिए तो हम पाते हैं कि इनमें कुल मिलाकर 2 अंतर परिवर्तन किए गए हैं। अब तो इसके लिए एक सामान्य नियम बनाया गया, 2 परिवर्तन किए गए हैं। तो सामान्य नियम क्या है वो देखिए, एक असममित कार्बन परमाणु के किन्हीं 2 समूहों की स्थिति को यदि अंतःपरिवर्तित किया जाए तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है और फिर उसमें एक और अंतःपरिवर्तन किया जाए तो फिर उसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है, मतलब मूल संरचना प्राप्त होती है, अर्थात मूल संरचना प्राप्त होती है। तो एग्जाम्पल को देखिए, जैसे OH था, CHO लिया, H, CH2OH, फर्स्ट चेंज हमने किया ये, तो यहाँ क्या आ गया, HOCH2, H यहाँ आ गया, ये CHO, ये OH। सेकंड चेंज स्ट्रक्चर क्या हो गई, ये OH यहाँ आ गया, ये CH2OH यहाँ चला गया, ये CHO यहाँ है, ये H यहाँ है, तो ये D लिया था और D ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार उपयुक्त में से किसी भी पद का उपयोग करके हम कागज पर अणु की आकृति इस प्रकार की ले सकते हैं या ले आते हैं कि अणु का प्रथम कार्बन परमाणु शीर्ष पर स्थित हो और बीच में असममित कार्बन परमाणु के समूह की स्थिति से यौगिक का नामकरण निर्धारित करते हैं। अतः उपयुक्त यौगिक 2-क्लोरोब्यूटेन, हमारा यौगिक कौन था, 2-क्लोरोब्यूटेन था। इसकी स्ट्रक्चर हमने ये बनाई हुई थी,
फर्स्ट और सेकंड दो अंतर परिवर्तन हमने किए। पहला अंतर परिवर्तन हमने किया इस प्रकार का और दूसरा अंतर परिवर्तन हमने किया इस प्रकार का। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या बनी, ये CH3 आ गया, ये C2H5 आ गया और इधर रह गया हाइड्रोजन। इसका मतलब इसका विन्यास L हो गया, ये असममित कार्बन परमाणु। चौथा नियम क्या कहता है, इस विधि से हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि संरचनाओं का कोई युग्म एक ही यौगिक के दो अणुओं को प्रदर्शित करता है अथवा दो एनेंशियोमर को। इस आधार पर हम इनका नामकरण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम निरपेक्ष विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।